हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ। अपन जो है सीरियल्स क्रॉप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपन जो क्रॉप ले रहे हैं वो है आपके चावल। ओके दोस्तों, धान को आज अपन पढ़ेंगे, राइस को आज अपन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारे वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। हर एक क्रॉप में पढ़ते हैं, बहुत सारी क्रॉप मैंने पहले कवर करा रखी है, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बॉटनिकल क्लासिफिकेशन वानस्पतिक वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। तो देखो, टाइम ज्यादा खराब करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबी क्रॉप है और आप YouTube के ऊपर 10 से 11 मिनट में राइस को पूरा पढ़ लेते हो। इसका क्या रीजन है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती। आपको पूरी जानकारी बहुत लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो मैटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन के दावेदार बन पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वानस्पतिक नाम से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, वानस्पतिक नाम का मतलब क्या होगा, बॉटनिकल नेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। थोड़ा मैं तेज चलूंगा क्योंकि आज अपने पास टाइम कम है और क्रॉप बहुत लंबी है। ठीक है, उसके बाद कुल यानी कि इसकी फैमिली कौन सी है। इसकी जो फैमिली दोस्तों वो है ग्रेमिनी। कौन सी दोस्तों, ग्रेमिनी फैमिली है इसकी, ग्रेमिनी। मान लो वो ग्रेमिनी ऑप्शन में नहीं देता तो क्या मिलेगा आपको, पोएसी मिल जाएगा। आपको राइट करके आ जाना है। अब जनरली पेपर आ रहे हैं उसमें ग्रेमिनी ना पूछकर पोएसी पूछ रहा है। ओके, चलो उसके बाद अपन बात करें उत्पत्ति स्थल की, यानी कि चावल जो है वो कहां से जन्मा है। आप कहां से जन्मे हो, राजस्थान से जन्मे हो, MP से जन्मे हो, आपके जो है UP से जन्मे हो, उसी प्रकार जो चावल है वह कहां से जन्मा है। तो ये दोस्तों जन्मा है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया से। कहां से दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशिया। याद रखना यहां पे पूर्वी है, पूर्वी एशिया, ना कि पश्चिम करके आ जाना, गलत हो जाएगा। वो एग्जामिनर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, अगर आपको याद नहीं रहता ना तो पूर्व, इसमें व आ रहा है और चावल में भी व आ रहा है, इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मान लो दक्षिणी पूर्वी एशिया ना देकर अगर एक शब्द में पूछ लें तो वहां पे आपको इंडो बर्मा देखने को मिल सकता है। कोई दोस्तों दिक्कत। उसके बाद मैं बात करूं 2n बराबर, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है। तो आपका सीधा और सिंपल फंडा होना चाहिए, 2n बराबर जो होते हैं वो होते हैं 24, यानी कि 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके चावल में। ओके दोस्तों, उसके बाद परागण। गुणसूत्रों को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, और वहां पे 2n बराबर भी मिल जाता है। अगर मान लो n बराबर पूछ ले तो 24 का आधा कर लो 12। मैंने बताया था ट्रायंगल बना के जब सरसों पढ़ाया था, उसमें भी आपने देखा होगा इनके बारे में। परागण की बात करूं तो अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो इसमें मुख्यतः स्वपरागण ही पाया जाता है, स्वपरागण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जर्मिनेशन सीड, यानी कि अंकुरन कौन सा पाया जाता है। सामान्यतः जो भी सीरियल्स क्रॉप हैं उन सब में अंकुरन जो है वो आपके हाइपोजियल ही रहता है। ठीक है, उसके बाद परीक्षण भार। परीक्षण भार का क्या मतलब हो गया दोस्तों, 1000 बीजों का भार, यानी कि 1000 बीज लेने आपको चावल के और उसका भार कितना हो जाएगा। मान लो वो 100 बीजों का भार पूछ रहा है तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, सीड इंडेक्स के नाम से। 100 से सीड और 100 से 100 बीज। ठीक है दोस्तों, अगर 1000 बीजों का भार पूछ रहा है, 1000 बीजों का भार, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं, परीक्षण भार के नाम से जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो चावल है इसका टेस्ट वेट कितना होता है। अगर मैं सामान्य चावल की बात करूं, सामान्य चावल की, तो इसका जो वजन होता है वो होता है 25 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 25 ग्राम सामान्य चावल की बात हो रही है। और एक आपने देखा होगा बासमती चावल, बासमती चावल। अगर बासमती का पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 21 ग्राम। अरे कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी तौर तरीके पे है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट मार लेना। बासमती चावल का 21 है और सामान्य जो चावल है इसका जो है वो आपके कितना है, 25 है। उसके बाद मैं बात करूं पुष्पक्रम की। देखो दोस्तों, पुष्पक्रम का मतलब हो गया इनफ्लोरोसेंस, और इसके इनफ्लोरोसेंस को कहते क्या है। देखिए दोस्तों, इसके जो इनफ्लोरोसेंस को कहते हैं पेनिकल। बहुत सी बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन,
आज ही रट लेना, याद कर लेना। कुछ जो चीजें होती है वो रटने की होती है, पेनिकल में मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता। तो आपका जो पुष्पक्रम है, तो चावल का पुष्पक्रम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पेनिकल। अरे दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं फल के प्रकार की, यानी कि फ्रूट टाइप। जो चावल है इसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं उन सबका कैरियोप्सिस होता है। कौन सा दोस्तों? कैरियोप्सिस। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? आपके फ्रूट टाइप है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रोटीन की बात करूं, इसकी जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं ओराइजिन। क्या कहते हैं दोस्तों? ओराइजिन। नोट कर लेना, ओराइजिन। ठीक है दोस्तों। चावल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सफेद चावल और एक होता है भूरा चावल, यानी कि ब्राउन राइस। अब देखो जो सफेद चावल है इसमें प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 6 से लेके 7% समथिंग। अगर मान लो भूरे की पूछ रहा है, ब्राउन राइस की पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? 7.8%। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट मार भी लेना साथ साथ में। फिक्स है आंकड़ा 7.8% आपके जो है ब्राउन राइस है, इसके अंतर्गत जो है आपके प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और प्रोटीन को कहते क्या है? इसकी प्रोटीन को कहते हैं ओराइजिन। क्या कहते हैं? ओराइजिन। एक दो बार बोलो, ओराइजिन ओराइजिन ओराइजिन। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओराइजिन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है 68 से लेके 70%। आपको 70% याद करना है। ओके दोस्तों। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बासमती चावल है इसमें सुगंध आने का क्या कारण है। आपने देखा होगा जब बासमती चावल बन रहा होगा ना, तो बहुत अच्छी सुगंध आती है। इसका क्या रीजन है, क्यों सुगंध आती है? तो इसके अंतर्गत एक कार्बोनिल उत्पाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिल उत्पाद पाया जाता है, जिसका नाम आपसे पूछा जाता है। नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो नाम है वो है 2-एसिटाइल एसिटाइलिन हो जाएगा यहां पे 1-पाइरोलिन, है ना। दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है 2-एसिटाइलिन 1-पाइरोलिन। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? 2-एसिटाइलिन 1-पाइरोलिन के कारण आपके बासमती जो चावल हैं उसके अंतर्गत सुगंध आती है। कोई दिक्कत? पॉइंट एक भी पीछे नहीं छूटा। इधर वाला जितना भी पोर्शन था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अरे भाई समझ में आ गया ना? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जलवायु का, यानी कि इसको क्लाइमेट कैसी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके लिए जो जलवायु चाहिए, आप लोग जानते हो ये एक एसटीबी पौधा है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। एसटीबी पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है, और ये एक C3 प्लांट है। नोट करते हुए मेरे साथ चलना, C3 प्लांट है। जैसे कि मैं बात करूं, गन्ना हो गया, आपके मक्का हो गया, ठीक है ना। गन्ना है, मक्का है, ज्वार है। देखो इसमें न आदारा है, का आदारा है, ज्यादा है। ये C4 प्लांट है, तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये भी सब ग्रीमिनी कुल से है, ठीक है ना। अब देखो ये C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है। आपको ट्रिक्स के हिसाब से याद हो जाएगा। जब मैंने एक ट्रिक लिखाऊंगा तब आप यहां से भी देख सकते हो। ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये एक C3 प्लांट है और एक एसटीबी पौधा है, ठीक है। इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो चाहिए आपके गर्म एवं उष्ण जलवायु, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। गर्म एवं उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। अब देखो दोस्तों, अब मैं बात करूं अंकुरण की। अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, और फ्लावरिंग के समय कितना टेम्परेचर चाहिए। और दोस्तों समझ में आ गया ना? तो आपका आंसर होगा 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस अंकुरण के लिए अच्छा है। वृद्धि एवं विकास की बात करूं तो आपके 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, और फ्लावरिंग के समय 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है वो उपयुक्त रहता है। ओके दोस्तों, अगर मान लो अपन ने धान की देरी से बुआई की है, देरी से बुआई की है, अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला गया, तो आपका जो पुष्पक्रम है ना, पुष्पक्रम है वो खाली रह जाता है। नोट करके लिख लेना दोस्तों, पुष्पक्रम खाली रह जाता है अगर देरी से बुआई करते हैं और टेम्परेचर में कमी आ जाती है। देरी से बुआई करने के बाद मान लो टेम्परेचर में, किसमें दोस्तों, टेम्परेचर में कमी आ गई, तो आपका जो है वो
क्या कह सकते हैं अपन, जो क्या है पुष्पक्रम जो है वो खाली रह जाता है। ठीक है दोस्तों, पुष्पक्रम नाम का नाम क्या है, पेनिकल है। ठीक है, इसके साथ आपको एक और चीज याद करनी है, इसका जो तना होता है, जितने भी ग्रेमिनी परिवार का जितने भी ग्रेमिनी कुल से आते हैं ना, इनके जो तने होते हैं वो भरे हुए होते हैं, सॉरी जो खाली होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, खाली होते हैं, एक गन्ने को छोड़ के। गन्ना जो होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है, आप लोग जानते हो स्टेम जो होता है उसके अंतर्गत जो भरा हुआ होता है, जैसे अपन निकाल के जूस वगैरह निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका जो ग्रेमिनी परिवार है, इसका तना जो है वो खाली होता है। इस तने को कहते क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, इसको कहते हैं कल्म। क्या कहते हैं, कल्म कहा जाता है। नोट करके स्टार करके ऊपर वाले टॉप पे लिख लेना कि ग्रेमिनी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इन सबका तना एकदम खाली होता है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई चीज नहीं भरी होती, कोई भी पदार्थ नहीं भरा हुआ होता, और इसको अपन कहते हैं कल्म। दोस्तों कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मैं बात करूं, पॉइंट आपको और नोट करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जो ग्रेमिनी परिवार है, यानी कि मैं बात करूं ग्रेमिनी परिवार की, ग्रेमिनी परिवार के अंतर्गत जो पुंकेसर की संख्या होती है ना, वो होती है 3। नोट करना मेरे साथ साथ, पुंकेसर की संख्या कितनी दोस्तों, 3 होती है। लेकिन जो चावल है ना, इसका अपवाद है, चावल में होती है 6, अपवाद मान लेना, है ना। और कॉलेज के और इंटरव्यू के अंतर्गत बहुत सारे आपके जो है वाइवा के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेमिनी परिवार में पुंकेसर की संख्या 3, मान लो वो चावल की पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 6, यानी कि डबल कर लेना है। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके मृदा के ऊपर। इसके लिए कौन सी मृदाएं उपयुक्त रहती हैं, तो दोस्तों देखो, इसके लिए जो क्ले सोइल रहती है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। अगर मान लो क्ले सोइल नहीं मिल रही है तो आपको ऑप्शन में, तो आपके पीट मृदाएं, ठीक है ना, पीट मृदाएं जो है वो इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। अब देखो पीट मृदाएं क्यों उपयुक्त रहती हैं, क्योंकि ये जो मृदाएं है ना, इनके इसका जो पीएच होता है वो होता है 4 से लेके 6 के मध्य, है ना, यानी कि ये अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं हैं, इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। अब देखो थोड़ा सा बढ़ो आगे, चावल जो है ना, चावल का अपन अच्छा जो है प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी वृद्धि विकास करवाना चाहते हैं, तो चावल को मुख्यतः आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, चावल के लिए कौन कौन से होते हैं आवश्यक पोषक तत्व होते कहते हैं, 17 होते हैं। देखो दोस्तों, उसके लिए कौन सा, एक तो आपके फॉस्फोरस, एक सिलिकॉन, एक जिंक और एक आयरन। ये जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब चावल की ग्रोथ के लिए ये आपके पोषक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपको मिलते हैं पीट मृदाओं के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो, ठीक है ना, मान लो अगर आपसे पूछ लिया कि मान लो अगर आपसे क्वेश्चन ये में ये पूछे कि भाई साहब जो चावल है इसके लिए कौन सी मृदाएं उपयुक्त रहती हैं, अम्लीय मृदाएं उपयुक्त रहती हैं या फिर क्षारीय मृदाएं उपयुक्त रहती हैं, या फिर मान लो वो लवणीय पूछ रहा है, तो आप क्या करके आ जाओगे, अरे क्या करोगे, सीधी सी बात है, यहां पे मैंने बता रखा है 4 से लेके 6 के मध्य पीएच रहती है, यानी कि अम्लीय मृदाएं चावल के लिए उपयुक्त रहती हैं। क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, उसके बाद अपन चलते हैं इससे आगे। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम रफ करेंगे और जल्दी से अपन बढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, अब हो गया पूरा मामला, मैं सेट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, मिटा रहा हूं इन सब चीजों को, आपको बहुत सारी चीजें अभी तक और सीखनी है। चल हो गया साफ, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, रेल स्टार्ट हुई अभी, अभी ट्रेन में बैठे ही हो, अभी तक और बहुत ज्यादा भ्रमण करना है अपने को। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो मैं वर्गीकरण बताऊंगा। ठीक है, वर्गीकरण के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब देखो मैं बता रहा हूं वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत तुम्हें बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं वर्गीकरण बता रहा हूं, जो चावल है, चावल की विश्व के अंतर्गत 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, विश्व में 24 प्रजातियां, कितनी दोस्तों, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अरे लेकिन उनमें ओनली 2 प्रजातियां ही उपयोग में लेते हैं अपन, उपयोग में ली जाती है। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है ना, मात्र 2 प्रजातियां हैं जिसको अपन उपयोग में लेते हैं, 24 में से 22 किसी काम की नहीं, ओनली और ओनली 2 प्रजातियां, कितनी दोस्तों, ओनली और ओनली 2 प्रजातियां तो हैं जिसको अपन उपयोग में लेते हैं।
अब देखो वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसके नाम आपको याद करने हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड, मेरे साथ साथ लिखते चलना। ओराइजा सेटाइवा, जो अपन पढ़े थे ना अभी जिससे पीछे, ओराइजा सेटाइवा, एक तो भाई साहब प्रजाति ये है, और एक आपकी प्रजाति है ओराइजा गेलेबेरिया। अटपटे नाम है ना, अटपटे ना, कोई बात नहीं, गेलेबेरिया हो जाएंगे याद अभी की अभी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करनी है, गेलेबेरिया। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको याद करना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ओराइजा गेलेबेरिया को, ये आपके उगाई जाती है अफ्रीका में, अफ्रीका में उगाई जाती है, नोट करके लिख लेना। और एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि मुख्यतः कौन सी उगाई जाती है अफ्रीका में, तो ये उगाई जाती है। देखो दोस्तों इसके अंतर्गत विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी, दो ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। अफ्रीका में उगाई जाती है गिलेबेरिया, इसमें विटामिन ए की कमी होती है। उसके बाद में बात करूं आपकी सेटाइवा की, सेटाइवा अपन अभी पढ़े थे ना यहां पे आपके ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा मैंने बताया था ना वानस्पतिक नाम है। ये जो है इसकी भी 3 उपजातियां हैं, कितनी, 3 उपजातियां, ये आपको नोट करनी है। 3 उपजातियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं दिखाई तो दे रहा है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड। सबसे पहले 24 प्रजातियों में ओनली 2 प्रजातियां इंपॉर्टेंट थी, दोनों का नाम मैंने बता दिया और इसकी विशेषता बताती, अब इसकी विशेषता बता रहा हूं। एक का नाम है इंडिका गाड़ी, है ना, इंडिका, इंडिका बाद जेपोनिका, जेपोनिका, और नंबर थर्ड के ऊपर जावानिका, जावानिका। ये 3 वैरायटी जो हैं इसकी उपजातियां हैं, किसकी, आपके ओराइजा सेटाइवा की, जो अपन ऊपर पढ़े हैं। अब देखो दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिका से क्या हो गया, इंडिया, यानी कि ये अपने इंडिया में उगाई जाती है, इंडिया में उगाई जाती है। और कुछ किताबें बताती हैं कि इसका जो तना होता है वो लंबा होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है, और तेज हवाएं चलने पर इसमें जो बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में बात करूं जेपोनिका की, जैसे जेपोनिका और जैसे जापान, ये आपके जापान में उगाई जाती है। कहां पे दोस्तों, जापान में। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, राइटिंग समझ में आ रही होगी। फिर है जावानिका, अब जावानिका के ऊपर कोई देश बेच ही नहीं रहा है, तो आपको याद करना है इंडोनेशिया। कौन सी दोस्तों, इंडोनेशिया। ये दोस्तों मुख्यतः आपके इंडोनेशिया के अंतर्गत उगाई जाती है, यानी कि इंडिका, जेपोनिका, जावानिका, जावानिका इंडोनेशिया, जेपोनिका जापान, इंडिका इंडिया में, गेलेबेरिया ओनली और ओनली अफ्रीका में उगाएंगे। ये जो है विटामिन ए की कमी वाला चावल है, यानी कि विटामिन ए की कमी किसमें है, आपके ओराइजा गेलेबेरिया में। ये चावल की प्रजातियां हैं, एक तो वर्गीकरण ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ इधर यहां पे, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं कर रहा हूं बुआई के आधार पर वर्गीकरण, बुआई के आधार पर वर्गीकरण, या फिर उत्तरी पूर्वी भारत के, कहते हैं बुकों में पर आप पढ़ते हो कि भाई साहब उत्तरी पूर्वी भारत के आधार पर, उत्तरी पूर्वी भारत के आधार पर वर्गीकरण, है ना। अब देखो दोस्तों क्या है, ये मैंने मान लो भारत बना दिया, ये उत्तरी पूर्वी भाग है, यहां पे अपना जो चावल उगाया जाता है ना, उसके हिसाब पर इन्होंने क्या किया, एक वर्गीकरण कर लिया, या फिर अपन इसको कहते हैं बुआई के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो एक आपको टेबल तैयार करनी है, मेरे साथ साथ में टेबल तैयार कर दी क्या, हां ये भाई साहब टेबल है। टेबल में तुम्हें क्या लिखना है, बस इतना ही लिखना है जितना तुम्हें चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं चावल की प्रजाति का नाम, प्रजाति का नाम, ठीक है। अब देखो प्रजाति का नाम हो गया, फिर यहां पे आ जाएगा राज्य, कौन सा राज्य उत्पादित करता है, कौन सा स्टेट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके बुआई का समय, यानी कि सोइंग टाइम, बुआई कब करेंगे, फिर कटाई यानी कि हार्वेस्ट, इसको अपन कब करेंगे। अब देखो सबसे जो पहला है वो मैं ले रहा हूं, इस सबसे फर्स्ट में मैं ले रहा हूं अस, क्या दोस्तों, अस है। अस के बाद अमन, क्या दोस्तों, अमन। और नंबर थर्ड के ऊपर बोरो,
अरे दोस्तों समझ में आ गया ना, बोरो। अस अमन बोरो, अस अमन बोरो, अस अमन बोरो, ट्रिक्स के हिसाब से याद होना चाहिए, अस अमन बोरो। अब देखो जो अस है ना, ये मुख्यतः कौन से राज्य में ली जाती है? एक तो आपके ली जाती है वेस्ट बंगाल में। कहां पे दोस्तों? यानी कि पश्चिमी, वेस्ट बंगाल का मतलब हो गया पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और बस से बंगाल, और उसके साथ में इसकी छोटा भाई है बिहार, यहां पे ली जाती है। अगर मान लो मैं अमन की बात करूं, अमन तो पूरे देश में है, यानी कि संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में, संपूर्ण तुम लोग लिख लेना संपूर्ण। उसके बाद अगर मैं बात करूं बोरो की, तो बोरो की वही वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल सोस्ट में लिख देते हैं अपन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखो, अब जो है अस है, अस को अपन कब उगाएंगे? पहली बात तुम्हें रटनी पड़ेगी, मई जून में इसको अपन क्या करेंगे? उगाएंगे। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मई जून के बाद, है ना, मई जून के बाद अगर मैं बात करूं, इसको अपन काटेंगे कब? यानी कि अस को अपन कब काटेंगे? 2 महीने का बीच में गैप छोड़ दो, फिर काट दो, यानी कि जुलाई और अगस्त दोनों को छोड़ दो, जुलाई अगस्त को, सितंबर और अक्टूबर में अपन काट लेंगे। कब दोस्तों? सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया। अब देखो यहां पे आ जाओ, ये तो हो गई अस की बात, पश्चिम बंगाल और बिहार में मई जून में और सितंबर में फटाक से काट लिया। अब देखो भारत, संपूर्ण भारत में अमन नाम का लड़का है जो स्कूल खुलने पर स्कूल जाता है, और स्कूलें कब खुलती हैं? जुलाई में, ठीक है ना, जुलाई में। तो देखो जुलाई, समथिंग जून जुलाई कह दो या फिर जुलाई कह दो, ठीक है ना, इसके आगे जून कर लेना तुम लोग। जून जुलाई में अपन ने क्या किया? अमन को बो दिया, यानी कि इसकी बुआई कर दी, और इसकी अपन हार्वेस्टिंग कब करेंगे? इसके समथिंग 2 महीने छोड़ दो, तो आपके क्या हो गया? जून जुलाई के बाद अगस्त छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर में काट देंगे भाई साहब, अक्टूबर नवंबर में काट दिया। उसके बाद लास्ट है बोरो को जो है इसको अपन कब लगाएंगे भाई साहब? नवंबर में है वो लगा देंगे। काटेंगे कब? आपके फरवरी मार्च में अपन क्या करेंगे? इसको काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो सारणी है नोट करनी है। अस अमन बोरो, सबसे पहले आपको क्या करना है? वेस्ट बंगाल एंड बिहार, उसके नीचे क्या करना है? संपूर्ण भारत, और उसके लास्ट में क्या करना है? वापस वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट की बात करूं, जो है यहाँ पे मई जून में लगाएंगे, 2 महीने का गैप छोड़ के वापस काट लेंगे, यानी कि जो है आपके सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे। जून जुलाई में अमन को लगाएंगे, यानी कि स्कूलें खुलेगी उस समय, और अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। यहाँ पे बोरो को इंपोर्टेंट मान लेना, नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, और जो है आपके इसमें काट लेते हैं किसमें? फरवरी मार्च में। अगर मान लो वो कभी कभार ऋतुओं के बारे में पूछ लेता है तो है ना, तो आपको करना है सबसे पहले शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शरद, शीत और ग्रीष्म ऋतु, हालांकि इसको नहीं पूछता। ठीक है ना, तो ये आपको जरूर नोट करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक और वर्गीकरण बच रहा है, उसके बाद वर्गीकरण को निपटाकर फिर जो भी चीजें बच रही है फटाक से देख लेते हैं। इसको देखो, वर्गीकरण नंबर 3, ये 1 नंबर वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण नंबर 2 हो गया। अब वर्गीकरण नंबर 3 पे आ जाओ, 3 नंबर वर्गीकरण। अब वर्गीकरण नंबर 3 वर्गीकरण नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 3 नंबर जो वर्गीकरण है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, नंबर 3 के ऊपर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो आपका नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? नंबर फर्स्ट देखो, मेरे साथ साथ देख चलना, क्योंकि बाद में आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड और नंबर 3, ये लो। ठीक है, ये है आपका सुनहरा चावल। एक वर्गीकरण और है सुनहरा चावल, इसको अपन कहते हैं गोल्डन राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्डन, है ना, गोल्डन राइस। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर सेकंड की बात करूं तो एक है आपके सुपर राइस। क्या दोस्तों? सुपर राइस, यानी कि सुपर धान। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर हाइब्रिड राइस, यानी कि संकर राइस। संकर, हर महादेव शंकर, वही संकर राइस, या फिर अपन कह देते हैं धान चावल एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो इन तीनों को आपको इसी टाइप से लिखना है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सबसे छोटा जो है उसको ले लेता हूं। कौन सा है सबसे छोटा? ये है सुपर जो राइस है, ये जो आपके खोजा गया था, इसके खोजकर्ता कौन है?
खोजकर्ता जो हैं वो हैं आपके जीएस खुश। कौन से दोस्तों? जीएस खुश के द्वारा इसको खोजा गया। अब देखो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। ये आपके 20 से लेके 25% अधिक उपज पैदा करता है। सामान्य चावल की अपेक्षा 20 से लेके 25% अधिक उपज पैदा करने वाला चावल कौन सा है दोस्तों? सुपर राइस या फिर सुपर धान। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सुनहरे चावल के ऊपर, जाने की गोल्डन राइस के ऊपर। गोल्डन राइस को आपको याद करना है। गोल्डन राइस के ऊपर तो दोस्तों याद करना, गोल्डन राइस के आपके क्या हो जाएगा? सुनहरा जो चावल है इसकी जो खोजकर्ता जो है, खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आपके एक जर्मनी और जापान के ये जो जीएस खुश है ना, ये भारत से ही अपने इंडिया से ही जन्मे। मतलब जाने कि इंडिया जो है, इंडिया के अंतर्गत सुपर चावल की खोज हुई है और जर्मनी और जापान के द्वारा आपके गोल्डन राइस को जो है वो खोजा गया था। जर्मनी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है इंगो पोट्रिकस और जापान के वैज्ञानिक हैं बियर। इन दोनों ने मिलकर खोज लिया। अब देखो सुनहरा जो चावल है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है या फिर इसको किस हिसाब से तैयार किया, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, वाह के रूप में इकोलाई को प्रयोग किया। इकोलाई का इसको इन्होंने प्रयोग करके आपके जो चावल की खोज की और इसमें विटामिन बीटा कैरोटीन की जो मात्रा है, बीटा कैरोटीन जो है इन्होंने वापस यूज लिया और इसमें विटामिन जो ए है उसकी मात्रा अधिकतर पाई जाती है। विटामिन ए की मात्रा अधिक, यानी कि जो सुनहरा चावल है ना इसके अंतर्गत विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसकी जो खोज है वो जर्मनी और जापान के प्रमुख वैज्ञानिक इंगो पोट्रिकस और बियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना आपके जो बीटा कैरोटीन के द्वारा और आपके अपन कह सकते हैं वहां के रूप में इकोलाई को प्रयोग में लाया गया था और एग्रीबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस के रूप में भी इसको प्रयोग में लाया गया और बीटी को भी इसमें प्रयोग में लाया गया। लेकिन आपको याद करना है वहां के रूप में इकोलाई और आपके जो है बीटा कैरोटीन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सुनहरे चावल का सुनहरा रंग किस हिसाब से होता है। यानी कि मान लो ये आपका चावल है और ये गोल्डन कलर का है, इसका क्या रीजन है? ठीक है ना, तो इसका रीजन है बीटा कैरोटीन। क्या दोस्तों? सुनहरे चावल का सुनहरा रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? बीटा कैरोटीन। और इसमें विटामिन ए की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका अपन प्रयोग करते हैं जेरोथेमिया रोगियों के उपचार में। यानी कि विटामिन ए की कमी से जेरोथेमिया जो रोग हो जाता है उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसके लिए। ओके दोस्तों, नंबर 3 जो है वो है संकर धान। संकर जो धान है वो आपके भारत के अंतर्गत और वर्ल्ड के अंतर्गत है ना। अब भारत की बात करूं तो भारत के अंतर्गत ई.ए. सिद्दीकी नामक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, सिद्दीकी नामक वैज्ञानिक ने आपकी इसकी खोज की। किसकी? हाइब्रिड राइस की। लेकिन वर्ल्ड का पूछे, विश्व का पूछे तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? चेंज हो जाएगा। युआन लॉन्ग पिक ने इसकी खोज की थी। किसकी? आपके हाइब्रिड राइस की, यानी कि संकर धान की। और दोस्तों समझ में आ गया ना, संकर धान की खोज भारत में ई.ए. सिद्दीकी नामक वैज्ञानिक ने की और विश्व में युआन लॉन्ग पिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसकी सीड रेट जो है ना, सीड रेट वो है 15 केजी। कितने दोस्तों? 15 केजी प्रति हेक्टेयर। और एक वैरायटी भी निकली है CORH फर्स्ट, इसके साथ ही लिखना CORH फर्स्ट एक वैरायटी है, किस्म जो है ये संकर धान की प्रथम वैरायटी है। संकर जो हाइब्रिड जो राइस है ना इसकी प्रथम वैरायटी कौन सी है? आपके CORH फर्स्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको वापस बता दूं, सुनहरा चावल की खोज जापान और जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक इंगो पोट्रिकस व बियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसमें आपके वहां के रूप में इकोलाई और इसमें बीटा कैरोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग होता है सुनहरा। इसमें विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका अपन प्रयोग करते हैं जेरोथेमिया रोगियों के उपचार में। सुनहरा चावल कंप्लीट हो गया। उसके बाद सुपर चावल जीएस खुश ने वैज्ञानिक जो है उन्होंने खोज की और इसकी जो उपज है वो सामान्य चावल की अपेक्षा 20 से 25% अधिक होती है। लास्ट में जो हाइब्रिड राइस भारत के अंतर्गत
ये सिद्धू की। उसके बाद विश्व के अंतर्गत युवान लॉन्ग पिक सीडेड कितनी है 15 kg। CORH फर्स्ट वेराइटी है हाइब्रिड राइस की। नोट कर लेना, टॉप पे लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अपन सिंचाई के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सिंचाई देखो, उसके बाद अपने ज्यादातर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वीड कंट्रोल और सिंचाई की बात कीट एवं रोग और वेराइटीज बचती है ओनली। अब देखो सिंचाई करो, यहां पे वर्गीकरण हो गया खत्म, इतना ही था वर्गीकरण के बाद अपन चलते हैं सिंचाई के ऊपर। सिंचाई के अंतर्गत कौन सी विधि जो है वो मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, एग्जाम में पूछते हैं। तो आपका आंसर हो गया बाढ़ एवं प्रवाह जो विधि है वो उसके लिए उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि जल मांग जो है इसकी कितनी है 900 से लेके 2500 mm। 900 से लेके 2500 mm गन्ने के बाद सर्वाधिक मतलब जाने कि सबसे ज्यादा जो पानी चाहिए वो चाहिए गन्ने को। गन्ने के बाद जो सर्वाधिक वो कौन रखता है, सेकंड नंबर स्थान वो रखता है आपके राइस यानी कि चावल। उसके बाद अगर मैं बात करूं IWCP अनुपात समथिंग 1 से 1.2 जो है इसका IWCP अनुपात है जो कि सर्वाधिक है। ओके दोस्तों, उसके बाद जल उपयोग दक्षता याद करते चलना साथ साथ में। जल उपयोग जो दक्षता है वो कितनी होती है 3.7, यानी कि जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं उन सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी है दोस्तों, चावल की है। क्यों चावल की है, क्योंकि 1 kg मात्र 1 kg चावल के बीज के उत्पादन के लिए 5000 लीटर हाँ आपके जो है पानी खर्च हो जाता है। कितना दोस्तों, पानी कितना होगा 5000 लीटर। तो देखो विधि कौन सी है, बाढ़ या प्रवाह विधि। वाटर रिक्वायरमेंट 900 से लेके 2500, गन्ने के बाद सर्वाधिक IWCP अनुपात 1.2 सर्वाधिक। सबसे ज्यादा IWCP अनुपात किसका है दोस्तों, चावल का ही है। क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लेते हैं, है ना। उसके बाद जल उपयोग दक्षता 3.7, 1 kg है ना, सबसे कम है जल उपयोग दक्षता। क्यों कम है, क्योंकि 1 kg बीज के उत्पादन के लिए समथिंग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रिटिकल स्टेज की, है ना दोस्तों, यानी कि क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, यहां पे क्रांतिक अवस्थाएं साथ साथ लिख लेना। क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, एक तो है आपके कल्ले फूटते समय और नंबर सेकेंड आपको है पेनिकल बनते समय, पुष्पक्रम आते समय या फिर पेनिकल बनते समय, ये आपको नोट करना है। और जो चावल का जो खेत है इसके अंतर्गत सामान्यतया आपके 5 सेंटीमीटर यानी कि स्केल का इतना सेंटीमीटर, स्केल होते हैं 15 सेंटीमीटर की, उसका इतना जल आवश्यक रूप से भरा होना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि सामान्यतया चावल के खेत में 5 सेंटीमीटर जल का भरा होना अति आवश्यक है। यह सिंचाई के अंतर्गत पॉइंट थे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात। उसके बाद जो है वीड कंट्रोल पढ़ेंगे और फटाक से इसको निपटा लेंगे। जल्दी कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 kg बीज के लिए 5000 लीटर, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया काम। तो उसके बाद 3 से 4 टॉपिक बच रहे हैं। टॉपिक बहुत ही लंबा है और हेल्थी है, समझ में इतने आसानी से आएगा, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। 2-5 मिनट लगेंगे, पानी वानी पी लो, वापस बैठ जाओ, ठीक है, जल्दी करो। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, थोड़ा पानी वानी पी के वापस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही लंबा है। अब मैं बात कर रहा हूं संस्थान की। आपको संस्थान में यहां पे लिखा देता हूं संस्थान। अब देखो इंस्टीट्यूट मतलब कौन कौन सी संस्थान है जो चावल से संबंधित है, जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो है आपके IRRI, इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे भाई साहब, ये है आपके मनीला के अंतर्गत। और मनीला कहां पे है, फिलीपींस में, फिलीपींस के अंतर्गत। ओके, बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक है आपके CRRI, इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये कहां पे है, कटक में। कहां पे, कटक एक जगह है, वो कहां पे है, उड़ीसा में। यानी कि मनीला फिलीपींस में है, उसी प्रकार कटक आपके ओडिशा में है, ठीक है दोस्तों। अब जो अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है समथिंग अगर मैं बात करूं, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट, अब सिंचाई पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण की।
खरपतवार नियंत्रण। अब देखो खरपतवार नियंत्रण अपन कैसे करेंगे। खरपतवार नियंत्रण करने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि इसमें मुख्यतः खरपतवार लगते कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर फर्स्ट की, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, तीन मुख्यतः खरपतवार हैं जो इसमें लगते हैं। एक तो है आपके सावा घास। कौन से दोस्तों? सावा घास। एक है आपके ब्रांड घास, ब्रांड घास। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जलकुंभी, जलकुंभी। ठीक है दोस्तों। अभी कब की बार क्या होता है कि अपन जैसे सावा घास रट के चले गए और वहां पे थोड़ा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? उसका बोटनिकल नेम पूछ लेता है। तो आपको उसका बोटनिकल जो नेम है वो आपको याद होना चाहिए। क्या है दोस्तों? इकाइनोक्लोआ, इकानोक्लोआ क्या हो जाएगा? कोलेनम, कोलोनम। ये तो भाई साहब नाम है इसका सावा घास का। अगर मान लो ब्रांड घास का पूछ लेता है, ब्रांड घास, इसका नाम क्या है? इकाइनोक्लोआ ब्रुशगाली, ब्रुशगाली। मान लो वो जलकुंभी का पूछ ले तो आईसी प्रेस कोर्निया। ठीक है, ठीक है ना। आपके आई कोर्निया क्रेसीपेस, यहां पे थोड़ा नाम याद रखना, आई कोर्निया क्रेसीपेस, आई कोर्निया क्रेसीपेस। ये किसका नाम है? आपके जलकुंभी का नाम है। अब देखो इसके अपन जो अपने जो खरपतवार है, ये मुख्यतः आपके तीन खरपतवार लगते हैं भाई साहब। अब तो खरपतवार है, इसके नियंत्रण के लिए यानी कि इसका अपन वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। वीड कंट्रोल अपन किस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए एक आपको ट्रिक फॉलो करनी है। वो ट्रिक कौन सी है? बीपी। जैसे नाम आए चावल का तो आपकी बीपी जो है वो जल्दी हाई हो जानी चाहिए, मतलब बीपी इसकी ट्रिक है। एक तो है आपके ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर से अपन इसका रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि इससे अपन छुटकारा पा सकते हैं इन तीनों से। और कौन सा बस है? क्या हो गया? पावीरेविक अम्ल, है ना। रासायनिक खरपतवार नाशी है, इसका अपन प्रयोग करते हैं। और प से क्या हो गया? प्रोपेनिल। अब देखो दोस्तों ये जो मुख्यतः आपके तीन हैं, ब्यूटाक्लोर, बिसपायरेटिक अम्ल जो है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोपेनिल, ये आपके जो खरपतवार नाशी है जिसका अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो है ना प्रोपेनिल, ये आपके पोस्ट इमरजेंस है। कौन सा दोस्तों? पोस्ट इमरजेंस। मतलब क्या हो गया? इसको अपन क्या करते हैं? पोस्ट इमरजेंस में यूज करते हैं। बाकी ब्यूटाक्लोर, बिसपायरेटिक अम्ल जो है ये सब जो है ना, ये आपके जो है प्री इमरजेंस है। ठीक है दोस्तों। मात्र एक ही है, वो है पोस्ट इमरजेंस, वो है प्रोपेनिल। ओके दोस्तों। अब देखो बात क्या होती है प्रोपेनिल की। अगर मैं विशेषता की बात करूं, ये एकमात्र ऐसा खरपतवार नाशी है जो पौधे के द्वारा, तने द्वारा अवशोषित होता है। किसके द्वारा? तने द्वारा अवशोषित। एकमात्र ऐसे ही खरपतवार नाशी जो तने के द्वारा अवशोषित की जाती हैं, उसका नाम क्या है? प्रोपेनिल है। और ये पाई कहां पे जाती हैं? तो पाई जाती हैं चावल के खेत के अंतर्गत अपन इसका यूज में लेते हैं। ठीक है ना। आई कोर्निया क्रेसीपेस, इकाइनोक्लोआ ब्रुशगाली, इकाइनोक्लोआ कोलेनम, ये क्या है? इसके खरपतवार मुख्यतः है जो लगते हैं। थोड़ा सा लंबी क्लास होने के बाद क्या है, अपन खुद ही बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। चावल को कंप्लीट होने में भाई टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर अपना सेकंड जो पॉइंट रहता है, खरपतवार नियंत्रण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यानी कि उर्वरक प्रबंधन अपन किस हिसाब से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर एन, पी और के, इसकी मैं बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की बात करूं तो समथिंग 100 से लेके 120 केजी नाइट्रोजन। फॉस्फोरस की बात करूं समथिंग 60 से 80 केजी फॉस्फोरस, और पोटास की बात करूं तो 40 केजी पोटास।
है ना। उसके साथ आपके जिंक को भी आपको यूज में लेना है, क्योंकि इसमें धान का एक खैरा रोग है जो अपन आगे पढ़ेंगे वो हो जाता है। उसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, जिंक का भी साथ में अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो समथिंग 100 से 120 केजी, कितनी दोस्तों, 100 से 120 केजी जो है वो आपने क्या है नाइट्रोजन लिया। 60 से 80 केजी है ना, एवरेज चल रहा है 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर अपने क्या किया, फॉस्फोरस लिया। और 40 जो केजी है वो पोटास की मात्रा, और जिंक की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट कर लेना, 25 केजी प्रति हेक्टेयर अपन इसका प्रयोग करते हैं। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अगर मान लो वो पूछ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, तो आपका आंसर जो है वो क्या चला जाएगा, नाइट्रोजन के लिए अपन प्रमुख रूप से जो अपन उर्वरक लेते हैं उसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। और फॉस्फोरस के लिए अपन डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अरे कोई दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीड रेट की, यहां पे लिख लेना सीड रेट यानी कि बीज दर, चावल की बीज दर अपन कितनी रखते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, मशीनें वगैरह नहीं होती थी। मशीनें नहीं होती तो क्या करते थे, किसान परिवार जो के लोग हैं वो क्या करते थे, जो बीज हैं उसको छिटकते थे, है ना, ब्रॉडकास्ट करते थे। तो देखो ब्रांडिंग जो विधि है, ब्रोनिंग जो विधि है, वो छिटकावा विधि जिसे अपन कहते हैं, छिटकावा विधि के द्वारा अपन बीज दर लेते, जो पहले लेते थे, अभी तो थोड़े से कम हो गए क्योंकि मशीनें आ गई। समथिंग 100 केजी। अगर मान लो मशीन के द्वारा, मशीन कौन सी, ड्रिलर, इसके द्वारा अपन अगर कर रहे हैं तो अपने जो है वो कितनी लेंगे, 60 केजी। अब मैंने क्या बताया, एक संकर धान है, मान लो तुम संकर धान को ले रहे हो, हाइब्रिड राइस को ले रहे हो, संकर धान के लिए तुम्हारी जो सीड रेट है वो कितनी चला जाएगी, 15 केजी। मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को, इंपोर्टेंट कर लेना, सीड रेट भी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ एक प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि मैं बात करूं भूरी खाद की, बुशनिंग की, ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। अगर आपसे पूछे ब्राउन मैन्योरिंग का संबंध किस फसल से है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, चावल, है ना। भूरी खाद का संबंध किससे है, चावल से, और बुशनिंग का संबंध किससे है, चावल से है। भूरी खाद होती क्या है, देखिए दोस्तों, जो हरी खाद आती है जिसका नाम है ढेंचा, है ना, ढेंचे को अपन क्या करते हैं, आपके जो 20 से 25 दिन के बाद खेत के अंतर्गत उगा के रखते हैं, चावल के खेत के अंतर्गत उगा के रखते हैं, और उसके बाद उसको नष्ट कर देते हैं, जमीन के अंतर्गत गाड़ देते हैं, मतलब उसको नष्ट करके जमीन के अंतर्गत उसको अंदर डाल देते हैं, उसको अपन कहते हैं भूरी खाद। अगर मान ले आपसे पूछे बुशनिंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, खरपतवार के रूप में जो भी पौधे उगे हुए होते हैं उसको अपन नष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं बुशनिंग। मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भूरी खाद का संबंध, भूरी खाद, ठीक है ना, ऐसे मत सोचना बीच में ये लिख दिया, ये भूरी खाद का संबंध किससे दोस्तों, तो चावल से है। और आपसे पूछे स्टार करके लिख लेना कि बुशनिंग दोस्तों, बुशनिंग का भी संबंध किससे है, चावल की फसल से है। बुशनिंग का संबंध चावल की फसल। अगर पूछे कि आपसे भूरी खाद का संबंध चावल की फसल, खरपतवार नियंत्रण हो गया, उर्वरक प्रबंधन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, जिंक की मात्रा 25 केजी लेनी है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीड रेट, छिड़काव विधि, वे मशीन के द्वारा, और संकर धान की विधि। ओके दोस्तों, अभी भी बहुत सारे कंप्लीट पॉइंट करने हैं, क्योंकि अभी तक तो नर्सरी बाकी पड़ी है, आपके कीट एवं रोग बाकी पड़े हैं, वेराइटीज बाकी पड़ी हैं, और इसमें मुख्यतः ये बात है कि चावल के अंतर्गत बहुत ज्यादा रोग लगते हैं, और अपन को रोग कंप्लीट करने में समथिंग आधा घंटा लग जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो है ना आपके बिस्पायरिक अम्ल की जगह आपको बिस्पायरिक सोडियम कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में बिस्पायरिक सोडियम की जगह अम्ल कर लिया था, तो आपको क्या करना है, बिस्पायरिक सोडियम करना है। ओके दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन रफ करके आगे चलते हैं। हरी अप, ठीक है, कर दूं रफ, चलो इससे आगे चले भाई साहब, दौड़ती हुई गाड़ी चलेगी। आज तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, समथिंग 2 घंटे हो गए अपने को। ठीक है, हरी अप, लगता है ऐसा माहौल है। चलो, ये तो पूरी बातें कंप्लीट हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें अपन और पढ़ेंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं, तो आपको नोट करना है। नेक्स्ट आज जो है वो अपन नेक्स्ट अपना पॉइंट रहता है दोस्तों, वो है नर्सरी के ऊपर।
यानी कि जो धान का खेत होता है उसके अंतर्गत मुख्यतः अपन कौन कौन सी नर्सरी का प्रयोग करते हैं, इसमें अपन टोटल 3 नर्सरियों को के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, नर्सरी का मतलब क्या होगा, ये मान लो आपका 1 हेक्टेयर का खेत है और उसके जस्ट पास में अपने साइड में क्या करते हैं, एक छोटी सी नर्सरी तैयार कर देते हैं, पौधशाला तैयार कर देते हैं। इसके अंतर्गत पौधे लगाते हैं और फिर यहां से पौधे अपन क्या करते हैं, खेत में लेके आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट नंबर नर्सरी की, तो नंबर 1, फिर नंबर भाई साहब 2 और नंबर 3 आपको बिल्कुल विस्तार में कोई नहीं बताएगा, सीधा सीधा आते हैं, नाम बता के छोड़ देते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं और से ही पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट की बात करूं तो गीली नर्सरी नंबर फर्स्ट, नंबर 1 याद रहेगी, बिल्कुल गीली है। उसके बाद नंबर सेकंड की बात करूं तो आपके डेपोग, इंपोर्टेंट है डेपोग नर्सरी, है ना। उसके बाद नंबर 3 की बात करूं तो SRI, ठीक है, SRI, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ राइस इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ इसका नाम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गीली नर्सरी की, तो देखिए दोस्तों, गीली नर्सरी जो है इसका जो मैं बात करूं, इसमें ये एरिया कितना कवर करती है, यानी कि अपन मान लो 1 हेक्टेयर का ये अपना खेत है और 1 हेक्टेयर में अपने कितने वर्ग मीटर होते हैं, आप जानते हो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब आप मान लो गीली नर्सरी को तैयार कर रहे हो तो आपके 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया कवर करेगी आपकी गीली नर्सरी, तो आपके जो एरिया कवर करेगी वो करेगी 1000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मीटर, ठीक है, किलोमीटर तो मुंह से निकल गया, 1000 वर्ग मीटर, या फिर कभी एक बार वहां पे लिखा हुआ आता है 0.1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, या फिर लिखा हुआ आता है 1/10वां भाग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 10,000 का आप 10वां भाग करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1000 आएगा ना। जब 1000 आ जाएगा तो 1/10 आराम से हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो विधि है इसके द्वारा अगर अपन तैयार कर रहे हैं तो ये नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि कितने डेज लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, तो समथिंग 25 डेज लग जाते हैं, 25 दिन लग जाते हैं इसको तैयार होने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, डेपोग जो नर्सरी है ये किसके द्वारा विकसित की गई, सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों, एक जगह है जहां पे अपन थोड़ी देर पहले इंस्टीट्यूट पढ़े हैं जिसका नाम क्या था, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेपोग जो नर्सरी है इसको विकसित किया गया, और ये है कहां पे, मनीला फिलीपींस के अंतर्गत है। इन्होंने क्या किया, इसको विकसित किया, और अपने जो इंडिया है ना, इंडिया के अंतर्गत ये सर्वाधिक कहां पे प्रयोग में आता है, तो आपके साउथ भारत के अंतर्गत, यानी कि साउथ इंडिया के अंतर्गत, दक्षिणी भारत के अंतर्गत इसको प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको बनाते कैसे हैं, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कोई आप लोग जानते हो समथिंग जो केले वगैरह बनाना होता है वो कहां पे होता है, साउथ साइड में बहुत ही ज्यादा होता है। आपने मूवीज देखी होगी साउथ साइड की, वहां पे हाथियों को केले वगैरह खिलाते रहते हैं, तो वहां पे कुछ एक मान लो कोई केले के बचे हुए अवशेष हैं या फिर वहां पे कोई मर्दा वगैरह गंदगी है, उसके द्वारा उन्होंने क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, किसको, डेपोग नर्सरी को। और इसकी ये इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये बहुत ही मतलब कम जगह में बनकर तैयार हो जाती है, समथिंग 25 से लेके 40 वर्ग मीटर में इसको अपन क्या करते हैं दोस्तों, तैयार कर लेते हैं, है ना। इसको कब तैयार कर लेते हैं, 25 से लेके 40 वर्ग मीटर में, और इसको विकसित किसने किया था, IRRI के द्वारा इसको विकसित किया गया, और ये दक्षिणी भारत में सर्वाधिक उपयोग ली जाने वाली नर्सरी है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या, चलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे SRI जो विधि है, इसमें जो है ये आपकी जो विधि है इसको आपके वैज्ञानिक एक प्रसिद्ध हुए जिनका नाम है हेनरी डी लाउनिंग के द्वारा मेडागास्कर में इसको विकसित किया गया। मेडागास्कर में भाई इसको विकसित किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि SRI विधि कहां से विकसित की गई, मेडागास्कर में हेनरी डी लाउनिंग के द्वारा इसको तैयार किया गया। और इसके अंतर्गत अगर आपसे इसका पूछे ये कितने डेज में तैयार हो जाती है डेपोग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग 14 दिन लग जाते हैं, है ना, 14 दिन लग जाते हैं। और जो SRI विधि है ना दोस्तों, SRI जो विधि है इसको समथिंग आपके 10 से 11 दिन लगते हैं तैयार होने में, 10 से 11 डेज में तैयार। आप साथ साथ इसको लिखते चलना। और
इसकी अगर मैं मुख्यतः बात करूं, इसमें जो अपन एरिया लेते हैं यानी कि इसका क्षेत्रफल लेते हैं खेत से, मतलब अपन मान लो 1 हेक्टेयर में अपन नर्सरी लगाना चाह रहे हैं तो अपन एरिया लेंगे, वो लेंगे 100 वर्ग मीटर। कितना दोस्तों? 100 वर्ग मीटर। अब देखो कभी कभार क्या पूछता है एग्जामिनर, आपके जो खेत और नर्सरी के मध्य अनुपात पूछ लेता है, खेत और नर्सरी के मध्य अनुपात पूछ लेता है, डिटेल में पढ़ रहे अपन, अनुपात पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनुपात पूछे तो वो भी आपको याद करना है। अब मान लो यहां पे 1:10 जो है इसका चला जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी कि किसका? आपके गीली नर्सरी का। और अगर मैं बात करूं जो डेपो नर्सरी है इसका क्या चला जाएगा? 1:250 और इसका क्या चला जाएगा? 1:10 चला जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि हाँ इसका चला जाएगा 100, क्योंकि इसमें 100 वर्ग मीटर एरिया चाहिए। तो ये तो आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद एक पडलिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जो चावल के अंतर्गत की जाती है, वो भी आपको याद करनी है। और ये होती क्या है ये अपन अभी देखने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भाइयों लेना चाहो तो आपकी मर्जी, ले लो जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करके आगे चलूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हो गया काम। अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन पडलिंग के बारे में। पडलिंग को पढ़ने के बाद अगर मजा नहीं आ रहा है तो अभी रोक दो वीडियोस को, फिर टाइम मिले तब देख लेना, पर देखना जरूरी है। अब देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं पडलिंग की। पडलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पडलिंग नाम सुना है? सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पडलिंग का संबंध किस फसल से है, तो सीधी सी बात है आपके चावल की फसल से है। ये होती क्या है अब समझो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर नींद आई ना। अब देखो ये मैंने क्या बना दिया? एक खेत बना दिया, ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने बना दिया एक खेत बना दिया, और इधर मैंने क्या किया? एक बना दी नर्सरी। अब देखो मान लो अपनी नर्सरी इधर से तैयार हो रही है और अपन जो है खेत को तैयार करना चाहते हैं। आप जानते हो नर्सरी जो है उसको तैयार करने से पहले खेत को जानना बहुत ही जरूरी है। और चावल के खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ होता है, यानी कि इसको पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको अपन क्या करेंगे? सबसे पहले पानी को अपन पानी से खेत को भर देते हैं। किसके द्वारा? पानी को अपन खेत से भर देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं? पडलर की सहायता से, पड से पडलिंग और प से पडलर, या फिर एक मानव चलित एक यंत्र आता है, मानव चलित, ठीक है ना, जिसका नाम है पावर टीलर। इसका भी अपन प्रयोग कर लेते हैं। पावर टीलर का अपन प्रयोग करेंगे और इसको अपन लेके आएंगे खेत में, और खेत में लाने के बाद इसको इसके अंतर्गत चलाते रहेंगे। आप पडलिंग की वीडियो देख सकते हो, उसके खेत के पीछे एक यंत्र जुड़ा हुआ होता है और उसके खेत के अंतर्गत पूरे तरीके से घुमाते रहते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों घुमाते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो रंध्र होते हैं मृदा के अंतर्गत, जैसे उस भारी चीज को अपन जैसे जैसे घुमाते हैं तो वो रंध्र जो होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और परकोलेशन के द्वारा यानी कि निक्षालन के द्वारा धीरे धीरे जो नीचे हानि होती रहती है जल की, वो भी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं, और जैसे ही रंध्र बंद हो जाते हैं तो जो खेत है ना, खेत के अंतर्गत जो आपकी जो नीचे वाली परत है वो मजबूत हो जाती है और पानी का रिसाव नीचे नहीं होता। परकोलेशन दर है वो क्या है? बढ़ जाती है, और स्थूल घनत्व है वो भी कम पड़ जाता है। अरे पॉइंट समझ में आ रहे ना? 2 सेकंड का टाइम है, समझो इस चीज को। जो पडलिंग है ये बार बार आपको समझ में नहीं आती। स्थूल घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, नहीं स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, और रंध्रावकाश जो है वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट मेरा था। इसको किसकी सहायता से अपन यूज करते हैं? एक तो पडलर और एक मानव चलित यंत्र है जिसका नाम है पावर टीलर। इसका अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नर्सरी को खेत में रोपने से पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, उसे अपन कहते हैं पडलिंग। ये पडलिंग क्यों करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, और वही उद्देश्य आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? परकोलेशन दर को कम करना, एक तो इसका उद्देश्य कम करना, ठीक है दोस्तों, यानी कि निक्षालन को रोकना, और रंध्रावकाश में कमी लाना। क्या दोस्तों?
परकोलेशन पानी की हानि को रोकना और रंध्र अवकाशों में कमी लाना। रंध्र अवकाशों में जैसे ही कमी लाएंगे और स्थूल घनत्व अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो इसे अपन कहते हैं पडलिंग। देखिए दोस्तों, जैसे ही अपने क्या किया, पडलिंग की, तो पडलिंग करने के बाद यहां पे नीचे वाला जो भाग है भूमि का, यानी कि ये आपकी मिट्टी है, मिट्टी में आपके दो परतों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। अब दो परतें कौन सी है, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अरे वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो दोनों परतों को आपको ध्यान रखना है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 1 से लेके आपके 10 सेंटीमीटर के मध्य, कितने से मध्य, 1 से लेके 10 सेंटीमीटर के मध्य, जैसे ही अपन ने पडलर चलाया उसके मध्य आपके 1 सेंटीमीटर के मध्य से लेके 10 सेंटीमीटर के मध्य दो परतों का निर्माण होता है। वो परतें कौन सी है, तो आपके जो है, एक तो है आपके ऑक्सीकरण जोन, यानी कि दो परतें बनती हैं, एक तो बनती है ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, यानी कि एक परत बनती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक परत बनेगी। जैसे मैं बात करूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, 9 और 10, यहां से लेके यहां तक जो परत बनती है उसका जो नाम है दोस्तों, वो याद कर लेना। इसका नाम क्या है, आपके अपचयन, यानी कि यहां पे दो परतें बन रही हैं, एक का नाम है ऑक्सीकरण परत, ऑक्सीकरण परत। मैंने बताया ना तभी आपको थोड़ा सा हो जाती है कंफ्यूजन, आपको गलती नहीं हो, अपन देख के भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीकरण परत बनती है और यहां से लेके यहां तक एक परत बनती है जिसका नाम क्या है, अपचयन, यानी कि दो परतें बनती हैं, एक का नाम है ऑक्सीकरण और दूसरी का नाम है अपचयन। अब मान लो ये परतें बनती हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो जोन बन जाते हैं, दो परतें बन जाती हैं, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन परत बन जाती है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ एक नाइट्रोजन उर्वरकों में आपने दो देखे होंगे, एक अमोनिकल उर्वरक होते हैं, एक नाइट्रेट उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अमोनिकल और नाइट्रेट उर्वरक होते हैं। तो आपके जो अपचयन जोन है ना, यहां पे इसमें अपन क्या करते हैं, अ से अपचयन और अ से अमोनिकल उर्वरक, अ से अमोनिकल उर्वरकों का अपन प्रयोग किसमें करते हैं, अपचयन जोन में करते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण में अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। नोट कर लेना साथ साथ में। अगर आपसे पूछें कि पडलिंग करने के पश्चात कितनी परतों का निर्माण होता है, कितने जोन का निर्माण होता है, 2 का होता है। नाम क्या है, ऑक्सीकरण, अपचयन। अब पूछेगा कि ऑक्सीकरण जो परत है उसमें अपन कौन से उर्वरकों का यूज करते हैं, तो ऑक्सीकरण में अपन किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अगर वो पूछता है अपचयन में किसका करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अमोनिकल उर्वरकों का अपन प्रयोग करते हैं। ये जो पॉइंट थे ये पडलिंग के बारे में थे, जो मैंने एक एक आपको इजी तरीके से समझा दिए हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट नहीं लिखे हैं, पर आपको समझने के बाद ये पॉइंट जरूर नोट करने हैं, ठीक है ना। मानव चलित एक पावर टिलर यंत्र है जो मानव चलित है, पडलिंग के लिए काम में लिया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, कीट, रोग और वैरायटी है, ठीक है ना। कीट के लिए समथिंग आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शायद हो सकता है कीट एक नेक्स्ट क्लास में ले लूं और आपकी वैरायटीज और जो आपके इंसेक्ट हैं वो अभी ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये 1 सेंटीमीटर है, cm का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और वहां पे कौन सी बनती है, ऑक्सीकरण, और यहां से नीचे बनती है आपके अपचयन, ठीक है। अब देख लो आप अपने हिसाब से ये क्या है, इसका उद्देश्य भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब टेस्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन चावल पढ़ते पढ़ते इसके अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। मैंने पहले बोर्ड इसलिए कवर किया है क्योंकि ज्यादा वीडियो जो बड़ी हो जाएगी इसके चलते YouTube के ऊपर अपलोड होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अगर अपनी लाइव क्लास चल रही हो तो उसमें 1 से 2 घंटे की क्लास होती है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। पर अपन रिकॉर्डेड क्लासें जैसे ही अपलोड करते हैं इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। और यहाँ पे जो चीजें समझने की थी वो मैं पहले कवर करा चुका हूं, अब ये चीजें रटने की है जो तुम्हें रटनी ही पड़ेगी। वैरायटी में कुछ नहीं बचा, तुम्हें रटनी ही पड़ेगी। रोगों में तुम्हें रटना ही पड़ेगा, रोगों को तुम्हें रटना पड़ेगा, कीटों को तुम्हें रटना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तुम्हें मैटर अवेलेबल करवा सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा हो जाता है फिर अपन क्या बोरिंग चलते हैं इस क्लास में, लेकिन 5-10 मिनट का पीछे वाला पोर्शन है अपन जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी चीजें समझाने की है और थोड़ी चीजें बताने की है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कीटों की, यानी कि जो कीट हैं वो कौन कौन से लगते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इन्होंने बता रखा है तना छेदक, यानी कि जो स्टेम होता है उसको खा जाता है।
तना जो है उसको खा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तना जो छेदक है ये क्या करता है, इसमें अपने जो चावल है इसमें डेड हार्ट नामक समस्या उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है, डेड हार्ट नामक समस्या उत्पन्न कर देता है, डेड हार्ट नामक समस्या। ठीक है, अब देखो इसको अपन रोकना चाह रहे हैं तने छेदक को, तो अब अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे क्लिपिंग। क्लिपिंग, अब देखो क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों जब अपना पौधा नर्सरी के अंतर्गत हो तब जो उसका जो शीर्ष वाला भाग होता है, यानी कि ये मैंने मार्कर का ढक्कन बंद कर लिया, ये शीर्ष भाग है, इसको मैंने फटाक से तोड़ लिया, इसको अपन कहते हैं क्लिपिंग। आप नोट कर सकते हो कि डेड हार्ट की समस्या को रोकने के लिए या तना छेदक को बचाने के लिए अपन नर्सरी में ही क्या कर देते हैं, क्लिपिंग की प्रक्रिया कर लेते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद गोल मिज, मतलब गोल मिज, इसमें क्या होता है, जो चावल का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां प्याज नुमा संरचना में, या फिर लड़की देखिए क्या, लड़की एक सिल्वर सूट, मतलब उसने सूट पहन रखा है एकदम सिल्वर कलर का, उस टाइप में जो है पत्तियां एकदम से गोल टाइप की हो जाती है, इसलिए इसका नाम है गोल मेज। ठीक है ना, गोल मेज जो है ना, इसमें क्या होती है, आपके पत्तियां जो है, पत्तियां क्या है, प्याज नुमा संरचना में परिवर्तित। ठीक है ना, और प्याज नुमा के कोष्टक में कर लेना सिल्वर सूट। क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल की पत्तियां सिल्वर सूट में परिवर्तित हो जाती हैं, ये किस कीट के द्वारा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोलमिज। उसके बाद गंदी बग, गंदी बग यानी गंदी बग बहुत ज्यादा खराब बदबू आती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बदबू आती है, पहला पॉइंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बदबू आती है, और ये जो गंदी बग है ये आपकी दूधिया अवस्था के समय बहुत ज्यादा आक्रमण स्टार्ट कर देता है, यानी कि जैसे मिल्किंग स्टेज आती है उस समय जो है आपके गंदी बग जो है ये आपके खतरनाक तरीके से आ जाता है, और फटाक से बहुत गंदी बदबू आती है इससे, गंदी बग से। ओके दोस्तों, उसके बाद भूरा फुदका, ये तो क्या है, कीट है। ये भूरा जो फुदका है ये आपके क्या करता है, ग्रासी स्टंट नामक एक रोग होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, ग्रासी स्टंट। ठीक है ना, ग्रासी स्टंट रोग को फैलाने का काम कौन करता है भाई साहब, भूरा फुदका करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हरा फुदका, हरा फुदका क्या करता है, हरा फुदका आपके करता है टुंगरो विषाणु को फैलाने में, टुंगरो विषाणु यानी कि ग्रासी स्टंट नामक विषाणु एक रोग होता है, उसको फैलाने का काम कौन करता है दोस्तों, हरा फुदका, सॉरी भूरा फुदका करता है, लेकिन हरा फुदका को जो फैलाता है वो कौन फैलाता है, टुंगरो विषाणु। इसका आप ट्रिक याद रख सकते हो, जो है आप बीजी के नाम से, बी से मतलब ब्राउन हो गया और जी के मतलब ग्रासी स्टैंड हो गया। ठीक है ना, भूरा फुदका से बीजी आप याद कर सकते हो। और अन्य रोग कौन कौन, जो कीट कौन कौन से हैं, एक तो है चावल का हिस्पा और आपके एक है दीमक। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है रोग के ऊपर। रोग भाई साहब आपको रटने ही होंगे, मैंने वही रोग बताए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं रोग, रोग में हाथों हाथ ही बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और भाई साहब एक भी रोग आपने पीछे छोड़ा ना, मात खा जाओगे पूरे चावल पड़े हुए पर। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले है झुलसा रोग, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट रोग, ब्लास्ट झुलसा। ये किसके द्वारा होता है, तो मैंने बता रखा है फफूंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फफूंद के द्वारा। उसके बाद फफूंद कौन सी है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा होता है। फफूंद का नाम क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा होता है। आपको याद क्या करना है, पायरिकुलेरिया ओराइजी, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं अमीर आदमी का रोग। क्या कहते हैं, अमीर आदमी का रोग कह देते हैं। और इसमें क्या होता है, नेक यानी कि जो गर्दन होती है, यानी कि आपने अगर पौधा देखा है आपके चावल का, तो उसकी जो ये नेक होती है यहां पे ये दिक्कतें स्टार्ट कर देता है, लहराता हुआ पौधा होता है, यहां पे ये क्या कर देता है, समस्या पैदा कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीर आदमी का रोग। ओके दोस्तों, उसके बाद जीवाणु अंगमारी। क्या है दोस्तों, जीवाणु अंगमारी, इसे कहते हैं गरीब आदमी का रोग। वो है अमीर आदमी और ये है गरीब आदमी का रोग। ये क्या है, जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, वो तो क्या करता था, जाने कि ये अपने मान लो यहां पे गर्दन है, उसको अंग्रेजी में नेक कहा जाता है, वहां पे दिक्कतें महसूस मतलब बना देता है। लेकिन जो आपके जीवाणु अंगमारी है, ये कृषिक अवस्था में आपके जो है हानि पहुंचाता है। कृषिक अवस्था में आपको नोट करना है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कृषिक अवस्था में कौन सा रोग लगता है या फिर कौन सा तो जीवाणु है वो नुकसान करता है, तो कृषिक अवस्था में आपके जीवाणु अंगमारी के द्वारा होता है। फिर आता है धान का भूरा रोग।
ठीक है ना। ये होता है आपके फफूंद के द्वारा, और इसमें इस रोग की वजह से 1943 में बंगाल में महामारी आई थी, और जो फफूंद है वो कौन सी है, हेलियोमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा आपके ये रोग होता है। उसके बाद धान का बकेनी रोग, जिब्रेला फ्यूजिकोलाई आपने पढ़ा है जब मैंने हार्मोन पढ़ाए थे, ये इस फफूंद के द्वारा होता है। उसके बाद उफरा रोग, ये पूछा गया है, डाई अंगस्टम सूत्रकृमि है, याद रखना, निमेटोड्स के द्वारा होता है उफरा रोग, डाई अंगस्टम निमेटोड्स के द्वारा होता है सूत्रकृमि। उसके बाद ग्रासी स्टैंड, यहां पे आ गया वापस ग्रासी स्टैंड। ग्रासी स्टैंड मैंने क्या बताया, बीजी, मतलब ये क्या होगा, ग्रासी स्टैंड भूरा फुदका के द्वारा फैलाया जाता है। फिर टुंगरो, टुंगरो किसके द्वारा फैलाया जाता है, हरा फुदका के द्वारा फैलाया जाता है। फिर धान का अकोची, ये भी भाई साहब पूछा गया। अब देखो कितने सारे पूछे गए हैं। धान का अकोची जो रोग है वो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होता है, मैंने बता रखा है। H2S का मतलब हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी अधिकता है दोस्तों, इसकी कमी नहीं है। एग्जाम में 2018 जेट ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के अंतर्गत जेट का एग्जाम लगता है, उसमें यह पूछा गया है। और आपकी पित्त एवं क्ले मर्दाओं में अगर चावल उगा रखा है तो भारी संभावना है कि उसमें धान का अकोची रोग होगा ही होगा। उसके बाद चावल का सफेद अंडा से, सफेद अंडा से ये भी कितनी बार 12th के जितने भी पेपर लगते हैं उसमें धान का खेरा और सफेद अंडा से बहुत सी बार पूछा गया है। चावल का सफेद जो अंडा से है वो आयरन की कमी से होता है, किसकी दोस्तों, आयरन की कमी से होता है। और इसका अपन उपचार करना चाहते हैं तो FeSO4 की 0.5 मात्रा उपयोग में ला सकते हैं। फिर है धान का खेरा रोग, इसको YL नेने ने आपके पंतनगर के अंतर्गत देखा। सबसे पहले धान का जो खेरा रोग है वो YL नेने ने पंतनगर इंडिया के यहां पे देखा। ये जो रोग है ये नर्सरी में होता है और जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, जिंक की कमी से। हजारों बार लाखों बार ये क्वेश्चन आया होगा जब एग्रीकल्चर बनी है, उसके बाद धान का जो खेरा रोग है वो कन्फर्म में पूछा गया है, ठीक है ना। धान का जो खेरा रोग है वो आपके जिंक की कमी से होता है, और जैसे ये धान का खेरा रोग हो जाता है तो जो आपकी पत्तियां होती हैं उसके अंतर्गत एक लाल कलर का पाउडर गिरता है, तो इसको अपन कहते हैं, एक और अन्य नाम से जानते हैं, जो लाल कलर का पाउडर निकलता है इसलिए अपन इसको कहते हैं आयरन रस्ट या फिर लोहरोली। अगर पूछ सकते हैं लोहरोली का किससे संबंधित है तो आपके धान के खेरे रोग से 0.5% ZnSO4 और चूने का अपन छिड़काव करके इसको कम कर सकते हैं। तो ये तो आपके रोग थे। देखो दोस्तों वीडियो ये है, मेरा मतलब जितने भी मैंने पोर्शन थे मैंने आपको समझाए हैं, पर यहाँ पे जो है आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटे और अपना वीडियो है वो जल्दी से अपलोड हो जाए, इसके चलते आपको बहुत ही जरूरत होगी इस वीडियो की, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके वेराइटीज की, ठीक है दोस्तों, अगर वेराइटीज की बात करूं सबसे पहले IR8, ठीक है, IR जो 8 वेराइटी है दोस्तों, ये आपके IRRI जो मनीला फिलीपींस है वहां से निकाली गई है और विश्व की चमत्कारी वेराइटी है, यानी कि विश्व की चमत्कारी किस्म कौन सी है, IR8। यहां पे दिखाई दे रहा ना IR8। अगर मान लो ये इसको निर्मित किसने किया, हेनरी बकेल ने, ठीक है। IR8 जो है उसको विकसित किसने किया, हेनरी बकेल ने, मनीला फिलीपींस के में जो विकसित किया। उसके बाद मैंने नीचे बता रखा है जया, ये शास्त्री जी के द्वारा निर्मित की गई, जो भारत के अंतर्गत निर्मित की गई थी, है ना दोस्तों। तो ये आपके भारत की चमत्कारी आपके किस्म है, यानी कि भारत की मरेकल वैरायटी कौन सी दोस्तों, जया है। कौन सी है, जया है, जया है, जया है। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम क्या है, जया बच्चन, वो सबसे चमत्कारी है, यानी कि चावल की जो आपके अपन कह सकते हैं मिरेकल कहते हैं चमत्कारी को, तो चमत्कारी जो वैरायटी है वो कौन सी है, जया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूषा बासमती फर्स्ट, इसको विकसित किया गया है IARI न्यू दिल्ली के द्वारा, जो बासमती चावल की पहली किस्म है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूषा बासमती सेकेंड, ये आपके IARI न्यू दिल्ली के द्वारा ही विकसित किया गया है और बासमती चावल की है और सर्वाधिक उपज देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जगन्नाथ जो वैरायटी है ये एक उत्परिवर्तित वैरायटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं PHB 71, PHB जो 71 है एकमात्र ऐसी वैरायटी जो प्राइवेट संस्थान के द्वारा तैयार की गई है, प्राइवेट संस्थान के द्वारा, और एक संकर वैरायटी है, प्राइवेट संस्थान के द्वारा भाई साहब तैयार है, वो भी हाइब्रिड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद PRS10 प्रथम संकर किस्म है, बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा
PRH10 जो वैरायटी है वो है बासमती चावल की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी। अगर मान लो मैंने एक बताया था CORH फर्स्ट, ये आपके हाइब्रिड राइस की प्रथम संकर वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, ये तो बातें होगी आपकी वैरायटीज के ऊपर। अब एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि एजोला का संबंध किससे है। तो एजोला का जो संबंध है वो है चावल की फसल से। चावल की फसल एजोला एक जलीय फर्ण है। ठीक है दोस्तों, एजोला क्या है दोस्तों, एक जलीय फर्ण है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्तरीकरण का काम करता है। समथिंग 1 हेक्टेयर में 25 से लेके 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्तरीकरण का काम कौन करता है, एजोला करता है। कौन करता है दोस्तों, एजोला करता है। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो एजोला का संबंध किससे है भाई, अरे एजोला का संबंध किससे, चावल से। एजोला है क्या, एक जलीय फर्ण। मैंने बता रखा है जब मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर कराए थे तभी। ठीक है ना, ये 25 से लेके 30 केजी 25 से लेके 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि आधुनिक जो चावल है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति ओराइजा नेवोरा जो एक प्रजाति है उससे हुई है। बहुत लंबी क्लास चल गई है और बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, शाम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके R/P की जो दूरी रखी जाती है वो 20/10 रखी जाती है और प्रति हेक्टेयर जो प्लांट है वो है आपके 5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं। अब जो है वो अपना पूरा होने को आया है। अगर आप इसका लिखना चाहो IR8 जो है ये क्या है, विश्व की प्रथम चमत्कारी फसल है। चमत्कारी फसल प्रथम क्या, विश्व की चमत्कारी फसल कौन है, IR8 है। जो ये जो वैरायटी है ना दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये आपके अपन कह सकते हैं IRI मनीला फिलीपींस के द्वारा तैयार की गई। और किसने तैयार की, हेनरी बकेल ने इसको तैयार किया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वैरायटीज थी। उसके बाद माही सुगंधा राजस्थान के अंतर्गत तैयार, रत्ना बाला मलिका ये वैरायटी भी चावल की है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको चावल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक लास्ट में एक पॉइंट मेरे को और याद आ गया कि इसके अंतर्गत जीन कौन सी पाई जाती है। अब देखो जीन, ठीक है ना, प्रोटीन का नाम है ओराइजिन, लेकिन इसमें जीन पाई जाती है DGU जीन। अब इसका पॉइंट नोट कर लेना, चावल के अंतर्गत एक जीन पाई जाती है जिसका नाम है DGU जीन। और आधुनिक चावल की उत्पत्ति हुई है ओराइजा नेवोरा से। ठीक है, पूरा का पूरा जो है अपने कवर कर चुके हैं। अब बहुत लंबी क्लास हो गई है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।